इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। सोचिए अगर अचानक कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो कोई क्या करेगा? अरे ये तो एक ऐसा सवाल है जो हर कोई कभी न कभी सोचता ही है। हाँ बिल्कुल। हम सब दिन में न जाने कितनी बार ऐसी ख्याली बातें करते रहते हैं, लाइक क्या होता अगर वो ट्रेन ना छूटती, या क्या होता अगर वो जॉब मिल जाती। राइट। आमतौर पर जब हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं तो लगता है कि हम सिर्फ अपने ख्यालों में उड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि जब हम इन ख्याली स्थितियों के बारे में बात करते हैं तो हमारी भाषा, हमारी ग्रामर अचानक एक बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगती है। अजीब बर्ताव? मतलब आप पास्ट टेंस वाले रूल की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। वो हमें वर्तमान से उठाकर सीधे भूतकाल यानी पास्ट टेंस में धकेल देती है, जबकि बात तो भविष्य की हो रही होती है। आज के हमारे डीप डाइव का जो सोर्स मटेरियल है ना, वो इसी बात की गहराई में जाता है कि कैसे इफ आई डू और इफ आई डिड के बीच का फर्क सिर्फ ग्रामर नहीं है बल्कि एक पूरी साइकोलॉजी है। बिल्कुल। और ग्रामर को अक्सर हम सिर्फ नियमों की एक बोरिंग किताब मान लेते हैं, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये इंसान के दिमाग और उसकी साइकोलॉजी का एक बहुत ही सटीक नक्शा है। राइट। आज का हमारा सोर्स इसी नक्शे को डिकोड करता है। ये दिखाता है कि कैसे इंग्लिश भाषा में रियल पॉसिबिलिटीज यानी असली संभावनाएं और इमेजिन सिचुएशंस के बीच का अंतर सिर्फ एक छोटे से वर्ब के बदल जाने से तय होता है। हाँ, और आज की इस चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ वो स्कूल वाले नियम रटना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी आम बातचीत के बीच में ग्रामर एक टाइम मशीन की तरह काम करती है। एक टाइम मशीन, ये बहुत ही दिलचस्प मेटाफर है ना? एक ऐसी मशीन जो हमें असलियत की दुनिया से निकालकर एक पैरेलल यूनिवर्स में ले जाती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी फर्क को समझना होगा जो हकीकत और कल्पना के बीच एक लकीर खींचता है। इस मटेरियल की शुरुआत में ही 2 बहुत ही बेहतरीन सिचुएशंस दी गई हैं जो इस फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती हैं। हाँ, वो लीजा और जो वाला एग्जाम्पल। राइट। उन दोनों स्थितियों का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो ही इस पूरी साइकोलॉजी की नींव है। अगर हम उस मेंटल स्टेट को समझ लें तो भाषा अपने आप समझ आ जाती है। तो पहली स्थिति को लेते हैं। मान लीजिए लीसा नाम की एक लड़की है जिसकी घड़ी गुम हो गई है। वो सच में परेशान है। अपनी दोस्त सू से पूछती है कि क्या उसने कहीं घड़ी देखी है, और सू मना कर देती है। हाँ, तब लीसा कहती है इफ आई फाइंड इट आई विल टेल यू, यानी अगर मुझे मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। यहां एक सीधा सा इफ आई फाइंड इस्तेमाल हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए, यहाँ लीसा के दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीसा सच में अपनी घड़ी ढूंढ रही है। उसे एक रियल पॉसिबिलिटी दिख रही है कि घड़ी शायद काउच के नीचे पड़ी हो या किसी दराज में रखी हो। राइट, मतलब उसके मिलने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली। उसकी नजर में घड़ी का मिलना एक वास्तविक संभावना है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसीलिए वो सीधे सीधे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करती है। मैं इसे एक एक्शन प्लान की तरह देखता हूँ। लीसा एकदम एक्टिव मोड में है, लेकिन इसके ठीक उलट जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया की बात करता है। जो वाला उदाहरण है ना? हाँ, जो नाम का एक शख्स सड़क पे यूं ही टहल रहा है। वो कोई चीज ढूंढ नहीं रहा और अचानक वो कहता है इफ आई फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट आई वुड टेक इट टू द पुलिस स्टेशन, यानी अगर मुझे सड़क पर कोई बटुआ मिला तो मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अब यहाँ जो ने फाइंड की जगह फाउंड कर दिया, क्योंकि जो का माइंडसेट लीसा से बिल्कुल अलग है। जो सड़क पर कोई बटुआ ढूंढने नहीं निकला है, उसे कोई उम्मीद नहीं है कि उसे सच में कोई बटुआ मिलने वाला है। ओहो, मतलब वो बस ख्याली पुलाव पका रहा है। बिल्कुल। वो सिर्फ अपने दिमाग में एक स्थिति पैदा कर रहा है। वो एक डे ड्रीम देख रहा है जिसके सच होने की संभावना न के बराबर है। भाषा इसी चीज को पकड़ती है। यार, इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्रामर इस बात की परवाह नहीं कर रही कि घटना क्या है। घड़ी का मिलना और बटुए का मिलना, दोनों ही चीजें जमीन पर पड़ी मिल सकती हैं। राइट। लेकिन ग्रामर का पूरा फोकस इस बात पर है कि बोलने वाले के दिमाग में उस घटना के होने की कितनी उम्मीद है। यही भरोसा तय करता है कि हम इफ आई फाइंड बोलेंगे या इफ आई फाउंड। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भाषा सीधे तौर पर हमारे दिमाग की उम्मीद को नापती है। वो बाहर की दुनिया को नहीं देख रही, वो बोलने वाले के अंदर चल रही साइकोलॉजी को देख रही है कि उसे घटना के सच होने का कितना चांस लग रहा है। और यहीं पर चीजें सच में बहुत ही पेचीदा होने लगती हैं, क्योंकि जब हम कल्पना और असलियत के इस अंतर को मान लेते हैं तो फिर वो अजीबोगरीब नियम सामने आता है जो इस कल्पना को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेरा मतलब है पास्ट टेंस का इस्तेमाल। हाँ, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हिस्सा होता है अक्सर। सच कहूं तो ये मुझे हमेशा से बहुत इलॉजिकल लगता था।
लाइक बात किसी और समय की हो रही है और टेंस कोई और लगाया जा रहा है। ये उलझन बहुत आम है। सोर्स टेक्स्ट भी इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहता है कि जब हम इन ख्याली स्थितियों के बारे में सोचते हैं तो हम इफ के साथ पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इफ आई फाउंड, इफ देयर वाज या इफ वी डिडंट। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इनका मीनिंग बिल्कुल भी पास्ट का नहीं होता। एग्जैक्टली। अर्थ के हिसाब से ये हमेशा वर्तमान या भविष्य की ही बात कर रहे होते हैं। ये सिर्फ दिखने में पास्ट टेंस है। मुझे इसी बात पर हमेशा चिढ़ मचती थी। उदाहरण देखिए, टेक्स्ट में दिया है व्हाट वुड यू डू इफ यू वन अ मिलियन पाउंड्स, यानी अगर तुम 1 मिलियन पाउंड जीत गए तो क्या करोगे। अब बात तो भविष्य की हो रही है ना, लॉटरी तो कल या परसों निकलेगी। राइट। या फिर किसी ऐसी पार्टी में जाने का उदाहरण जहां आपका मन ना हो। दे वुड बी अपसेट इफ आई डिडंट गो। पार्टी अभी होनी बाकी है। और वो चुनाव वाला एग्जाम्पल तो और भी अजीब है। इफ देयर वाज एन इलेक्शन टुमारो, हु वुड यू वोट फॉर। हाँ, यहाँ टुमारो यानी आने वाले कल की बात हो रही है और वर्ब वॉज लगा है जो अतीत का है। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, अगर हम आने वाले कल के चुनाव की बात कर रहे हैं या किसी आने वाली पार्टी की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश भाषा पास्ट टेंस का इस्तेमाल करके इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रही है। कल की बात के लिए वॉज या डिडंट क्यों। यह एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रडिक्शन है और इसका जवाब भाषा के मनोविज्ञान में छिपा है। हम बचपन से सीखते हैं कि पास्ट टेंस का मतलब है बीता हुआ समय, लेकिन हकीकत में पास्ट टेंस हमेशा सिर्फ समय को नहीं दिखाता। अच्छा, तो फिर वो किस चीज को दिखा रहा है। अगर समय को नहीं, वो डिस्टेंस फ्रॉम रियलिटी को दर्शाता है, यानी असलियत से दूरी। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो चीजें ठोस लगती हैं, सच्ची लगती हैं। राइट। वर्तमान काल का मतलब है अभी और यहाँ, वो हमारी हकीकत है। लेकिन जब हम ख्यालों की दुनिया में जाते हैं तो हमारा दिमाग इस ठोस वास्तविकता से एक कदम पीछे हट जाता है। वो एक सुरक्षित दूरी बनाता है। ओह वाओ, तो ये जो पास्ट टेंस है ये असल में उस मेंटल डिस्टेंस का प्रतीक है। मतलब हम असल दुनिया से एक कदम दूर जा रहे हैं और पास्ट टेंस उस दूरी को नापने का फीता है। एकदम परफेक्ट एनोलॉजी है। पास्ट टेंस उसी मानसिक दूरी को व्यक्त करने का भाषा का अपना तरीका है। ये सुनने वाले के लिए एक साफ सिग्नल है कि ध्यान दे, हम अब सच्चाई की दुनिया में नहीं हैं, हम पूरी तरह से इमेजिनेशन में हैं। ये तो फिर से वही टाइम मशीन वाली बात हो गई। आई मीन, टाइम मशीन का काम सिर्फ आपको 1990 में ले जाना नहीं है, उसका असली काम है आपको आपकी मौजूदा हकीकत से बाहर निकालना। बिल्कुल। ग्रामर भी यही कर रही है। वो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करके हमारे इर्द गिर्द एक ख्याली बबल बना देती है ताकि हम सेफ तरीके से अपने डे ड्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकें बिना उन्हें हकीकत माने। पास्ट टेंस लाइक एक वार्निंग बोर्ड है कि आप ख्यालों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि एक बार जब आप इस ख्याली बबल के अंदर आ जाते हैं तो वहां के अपने कुछ सख्त नियम होते हैं। ये जानना जितना जरूरी है कि इफ वाले हिस्से में क्या लगाना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि इस वाले हिस्से में हमें क्या बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अरे हाँ, इस बात पर सोर्स मटेरियल बहुत ही सख्त रवैया अपनाता है। हम सेंटेंस के इफ वाले हिस्से में आमतौर पर वुड का इस्तेमाल कभी नहीं करते। राइट, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा ही स्पष्ट और थोड़ा डरावना उदाहरण भी दिया गया है। आई वुड बी वेरी फ्राइटेंड इफ समबडी पॉइंटेड अ गन एट मी, यानी अगर किसी ने मुझ पर बंदूक तान दी तो मैं बहुत डर जाऊंगा। टेक्स्ट साफ कहता है कि इसे हम इफ समबडी वुड पॉइंट अ गन एट मी नहीं बोल सकते। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इफ शब्द खुद ही उस कल्पना को स्थापित कर देता है, वो खुद ही उस ख्याली दरवाजे को खोल देता है, इसलिए वहां वुड लगाकर उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं होती। मतलब डबलिंग करने की जरूरत नहीं। हाँ, वुड आमतौर पर नतीजे वाले हिस्से में आता है, शर्त वाले हिस्से में नहीं। लेकिन ग्रामर हमेशा इतनी सख्त नहीं होती। मैंने देखा है कि जहां भी कोई कड़क नियम होता है, इंग्लिश भाषा वहीं पर कोई ना कोई चोर दरवाजा या एक्सेप्शन निकाल ही लेती है। बिल्कुल, और यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। हाँ, सोर्स बताता है कि जब हम किसी से कुछ करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो हम इफ और वुड एक साथ लगा सकते हैं। जैसे किसी फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड लेट मी नो योर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। ये वो जगह है जहां भाषा के नियम हमारी सोशल जरूरतों के सामने झुक जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सीधे तौर पर ऑर्डर देने से बचना चाहते हैं? आई मीन, सोचिए किसी ने आप पर बंदूक तान लियो, जो कि जिंदगी और मौत का सवाल है। वहां ग्रामर अपने नियमों पर बिल्कुल सख्त है कि नो वुड।
हाँ बिल्कुल। लेकिन जहां बॉस को थोड़ी सी फॉर्मल चिट्ठी लिखनी हो कि मुझे अपना फैसला बता लेना, वहां पोलाइटनेस के चक्कर में हम जानबूझकर ग्रामर के नियम तोड़ देते हैं। ये समाज और भाषा के रिश्ते की बहुत ही सटीक समझ है। जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो इफ यू लेट मी नो बहुत सीधा, रूखा और अधिकार जमाने वाला लग सकता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई आदेश दिया जा रहा हो। लेकिन जब हम इफ यू वुड लेट मी नो कहते हैं तो हम सामने वाले की इच्छा और उनके समय को सम्मान दे रहे होते हैं। मतलब हम उन्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई अगर आपकी मर्जी हो तभी बताना। एग्जैक्टली। वुड यहाँ एक तरह का कुशन या बफर बनाता है। ये बात की चुभन को कम कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी शिष्टाचार भाषा के कड़क नियमों से ज्यादा ताकतवर है। यार, ये सच में बहुत दिलचस्प है कि हमारी सामाजिक ज़रूरतें कैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देती हैं। खैर, तो अगर इफ वाला हिस्सा कल्पना का दरवाजा है, तो उस दरवाजे के उस पार क्या है? अब हम आते हैं उन नतीजों पर, यानी सेंटेंस के दूसरे हिस्से पर, जिसे हम आउटकम कहते हैं। हाँ, जब ख्याली शर्त पूरी होती है तो उसका असर क्या होगा, ये हिस्सा वो कहानी बताता है। राइट। सोर्स के मुताबिक वाक्य के दूसरे हिस्से में हम वुड या वुडंट का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, इफ यू टुक मोर एक्सरसाइज यू वुड फील बेटर। यानी अगर तुम ज्यादा कसरत करो तो तुम बेहतर महसूस करोगे। या फिर एक और स्थिति, आई एम नॉट टायर्ड, इफ आई वेंट टू बेड नाउ आई वुडंट स्लीप। मैं थका नहीं हूं, अगर मैं अभी बिस्तर पर गया तो मुझे नींद नहीं आएगी। और इसका इस्तेमाल किसी से परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है, जैसे वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर फोन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है, क्या हर ख्याली स्थिति का नतीजा 100% पक्का होता है? I mean, अगर मैं कसरत करूंगा तो यू वुड फील बेटर का मतलब तो ये हुआ कि ये गारंटी है कि मैं बेहतर ही महसूस करूंगा? हाँ, वो थोड़ा रिजिड साउंड करता है। राइट। क्या हम हमेशा नतीजों के लिए सिर्फ वुड तक ही सीमित हैं? नहीं, असल जिंदगी में कुछ भी 100% पक्का नहीं होता और भाषा इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए हमारे पास वुड के अलावा भी ऑप्शंस हैं। नतीजों की सर्टेनिटी को बदलने के लिए हम कुड और माइट का इस्तेमाल करते हैं। ओहो, जैसे अगर हम उसी कसरत वाले उदाहरण में वुड की जगह माइट लगा दें, इफ यू टुक मोर एक्सरसाइज यू माइट फील बेटर। हाँ, तो सोर्स साफ करता है कि इसका मतलब हुआ शायद तुम बेहतर महसूस करो। बिल्कुल। और कुड का इस्तेमाल उस क्षमता को दिखाता है जो स्थिति के बदलने पर आ सकती है। जैसे बारिश वाले उदाहरण में, इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग वी कुड गो आउट। यानी हम बाहर जा पाते। हाँ, हमें बाहर जाने की क्षमता आ जाती। मुझे ये बात इस तरह समझ में आती है। मान लीजिए हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो वुड एक बिल्कुल सीधी पक्की सड़क की तरह है। वो बताता है कि अगर ए हुआ तो बी पक्का होगा, कोई बीच का रास्ता नहीं है। राइट। जबकि कुड और माइट उस पक्की सड़क से निकलने वाले छोटे छोटे कच्चे रास्ते हैं। वे नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलते हैं। ये बहुत ही सजीव एग्जाम्पल है। एक छोटे से शब्द का चुनाव कैसे बोलने वाले के कॉन्फिडेंस या उसके डाउट की पूरी कहानी बयां कर देता है। जब वुड कहा जाता है तो उस ख्याली दुनिया में पूरा यकीन झलकता है। हाँ, और जब माइट कहते हैं तो उसी ख्याली दुनिया में थोड़ा सा संकोच, थोड़ी सी अनिश्चितता आ जाती है। ये दिखाता है कि ग्रामर सिर्फ शब्दों को जोड़ने की कोई मशीनरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहे शक और यकीन का एक आईना है। बिल्कुल सही बात है। अब इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए हमें उस सबसे बड़ी गलती की तरफ मुड़ना होगा जो अक्सर भाषा सीखते वक्त लोग कर बैठते हैं, गलत कनेक्शन वर्ड का चुनाव करना। ओ, आप इफ बनाम व्हेन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसी गलती है जो पूरे वाक्य की जान निकाल सकती है। ये सच में एक बहुत ही नाजुक बाउंड्री है। यहाँ थोड़ी सी भी चूक अर्थ का अनर्थ कर देती है। इन काल्पनिक वाक्यों में हमें इफ की जगह व्हेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वाक्य का मीनिंग पूरी तरह से पलट जाता है। हाँ, सोर्स टेक्स्ट इस पर सख्त मनाही करता है। हम नहीं कह सकते दे वुड बी अपसेट व्हेन आई डिडंट गो, या? और ये मेरा इस पूरे टेक्स्ट का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है। व्हाट वुड यू डू व्हेन यू वर बिटन बाय अ स्नेक? हाँ, ये गलती इतनी बड़ी है कि ये कल्पना को सीधे खौफनाक हकीकत में बदल देती है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। आप किसी कैफे में आराम से कॉफी पी रहे हैं और सामने बैठा शख्स अचानक आपसे पूछता है, व्हाट वुड यू डू व्हेन यू वर बिटन बाय अ स्नेक? ऐसा लगेगा जैसे वो सांप लेके बैठा है। एग्जैक्टली। इसका तो सीधा सा मतलब हो गया कि सांप का काटना फिक्स है, बस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है कि वो कब काटेगा। जब तुम्हें सांप काटेगा तो तुम क्या करोगे? ये कोई छोटी मोटी ग्रामर की गलती नहीं है, ये तो सुनने वाले के लिए सीधा सीधा एक हार्ट अटैक है। इस मजेदार उदाहरण के पीछे का जो साइंस है ना, वो ये है कि व्हेन
एक इनएविटेबिलिटी का प्रतीक है। व्हेन हमें बताता है कि डेस्टिनी तय है, वो घटना घटेगी ही घटेगी, बात सिर्फ समय की है कि कब घटेगी। जबकि इफ क्या करता है? वो एक सेफ्टी नेट देता है। बिल्कुल। इफ चीजों को सुरक्षित और अमूर्त कल्पना में रखता है। इफ कहता है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ एक संभावना है, हकीकत नहीं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। राइट। तो जब इफ हटाकर व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सेफ्टी नेट छिन जाता है और सामने वाले को सीधा खतरे में डाल दिया जाता है, जैसे उस सांप वाले उदाहरण में। तो भाई, अगली बार जब भी कोई ख्याली बात करनी हो तो अपने इफ और व्हेन का खास ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक मासूम सी कल्पना किसी और के लिए डरावनी हकीकत बन जाए। हाँ बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को एक धागे में पिरोकर देखें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ग्रामर सोचने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और गहरा तरीका है। हाँ, आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे भाषा में सिर्फ एक टेंस बदलने से या वुड की जगह कुड लगाने से हम हकीकत की जमीन से उड़कर किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं। राइट। लीसा की असली उम्मीद इफ आई फाइंड इट से लेकर जो कि सड़क पर बटुआ मिलने की कोरी कल्पना इफ आई फाउंड तक हमने देखा कि भाषा कितनी फ्लेक्सिबल है। और हमने ये भी समझा कि पास्ट टेंस का काम सिर्फ बीते हुए कल की बात करना नहीं है, बल्कि ये वर्तमान के हकीकत से दूर ले जाकर एक मेंटल डिस्टेंस भी देता है, ताकि बिना किसी डर के ख्यालों की दुनिया में घूमा जा सके। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर अकेले में जरूर गौर करना चाहिए, जो इस सोर्स मटेरियल से ही निकल कर आता है। जब कोई इंसान अकेले में अपने सपनों, अपने बड़े गोल्स या अपने डर के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग उन्हें किस तरह फ्रेम करता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। क्या हम अपने बड़े लक्ष्यों को इफ आई डू की तरह देखते हैं, यानी एक असली संभावना, एक एक्शन प्लान की तरह जिसमें हमें यकीन है कि वो एक दिन हकीकत बनेगा, या फिर हम उन्हें इफ आई डिड की तरह देखते हैं, एक दूर की कल्पना, एक डे ड्रीम जो शायद कभी पूरी ना हो? वाओ, ये सच में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है, क्योंकि भाषा सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं दर्शाती, वो हमारे अंदर की सच्चाई को बाहर लाती है। हाँ, शायद रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में जो ग्रामर चुनी जाती है वही चुपचाप हमारी अपनी क्षमताओं पर हमारे विश्वास की सच्चाई बयां कर देती है। जिस तरह कोई मशीन शरीर के अंदर का हाल दिखाती है, शायद हमारी चुनी हुई ग्रामर हमारे सेल्फ बिलीफ का असली आईना है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।